हमारी कल चर्चा जो हुई थी उसमें ये था कि इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश के बारे में हमने एक चीज़ देखी कि इंग्लिश है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन ये वर्ड्स कैसे? शब्दों का समूह, लेकिन शब्दों का कैसा समूह? सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। तो देखिए दो बातें सीखनी है आपको, एक तो वर्ड सीखना है और दूसरा उन वर्ड्स का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कैसे होगा वो सीखना है ना। जैसे अगर हमने लिखा कि कंट्री आई माई लव, तो यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, शब्दों का समूह है, लेकिन ये इंग्लिश नहीं है, क्योंकि ये मीनिंगलेस, अर्थविहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और अर्थ इसका क्यों नहीं है, क्यों मीनिंगलेस है? क्योंकि इन शब्दों का, वर्ड्स का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं है, एक निश्चित क्रम व्यवस्था के हिसाब से अरेंज करके, सजा करके नहीं लिखे गए, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये इंग्लिश नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं कि आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, तो ये इंग्लिश है। तो यही वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स ऊपर थे, यही 4 वर्ड्स नीचे भी हैं, लेकिन ऊपर उनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं था, इसलिए कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, मीनिंगलेस था, इस वजह से वो इंग्लिश नहीं था। लेकिन जब इन्हें हम सिस्टमेटिकली अरेंज करके लिखे, जब एक निश्चित क्रम व्यवस्था से सजा कर लिखा गया, तो मीनिंगफुल हो गया, अर्थपूर्ण हो गया, और अब ये इंग्लिश हो गया, आई लव माई कंट्री। तो इंग्लिश के लिए क्या होना जरूरी है कि वर्ड होना चाहिए, वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए, शब्दों का समूह। और कैसा समूह? ऐसा समूह जिसमें शब्दों का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो। अब इंग्लिश के कई डिफरेंट लेवल्स हमने बताया आपको। जैसे कभी सब्जी खरीदते हैं तो थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी ज़्यादा सब्जी, थोड़ी और ज़्यादा सब्जी, थोड़ी और ज़्यादा सब्जी। तो सब्जी ये भी है, ये भी है, ये भी है, वेजिटेबल्स हैं चारों, लेकिन ये वेजिटेबल्स के छोटे बड़े पैकेट्स हैं, छोटे बड़े लेवल्स हैं। वैसे ही इंग्लिश के छोटे बड़े लेवल्स हमने देखे थे, और कल हमने इंग्लिश के 4 लेवल्स देखे थे कि देयर आर 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के वो 4 लेवल्स क्या क्या थे? एक था सेंटेंस, एक था क्लॉज, एक था फ्रेज, और एक था वर्ड। तो अगर हम रिवाइज करने के लिहाज से कह दें तो सेंटेंस किसको कहते हैं? सेंटेंस के बारे में 3 बातें हमने बताई थी। पहली बात तो ये कि सेंटेंस पूरा अर्थ देता है, कंप्लीट सेंस रखता है, ये कंप्लीट और इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। कंप्लीट यूनिट मतलब पूरी पूरी इकाई, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होता, टुकड़ा नहीं होता, कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट और इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। ये कैसे पता चलता है कि कंप्लीट और इंडिपेंडेंट यूनिट है? तो ये शुरू होता है कैपिटल लेटर से। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है, बड़ा अक्षर होता है, और उसका अंत या खात्मा कैसे होता है? फुल स्टॉप से होता है, क्वेश्चन मार्क से होता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। ये सेंटेंस की 3 बातें हैं। हमने एक चीज बताई कि हर सेंटेंस में एक क्लॉज होता है, हर सेंटेंस के अंदर कम से कम एक क्लॉज होना जरूरी है। किसी एक सेंटेंस में एक क्लॉज तो होगा ही, 2 क्लॉज भी हो सकते हैं, 3 क्लॉजेस भी हो सकते हैं, 4 क्लॉजेस भी हो सकते हैं, पर कम से कम हर सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज का होना जरूरी है। अब क्लॉज क्या होता है? तो क्लॉज एक टुकड़ा होता है जो कंप्लीट और इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं होता। अब वो टुकड़ा किसी सेंटेंस का हो सकता है या किसी फ्रेज का हो सकता है, और ये ऐसा टुकड़ा होता है क्लॉज जिसकी रचना, जिसका बनावट हमेशा इस फ्रेम का होता है। कौन सा फ्रेम? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कल मैंने पढ़ाया था, प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्बियल। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इंग्लिश में जो भी बात हम लिखते हैं या बोलते हैं,
वो इन 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। इनके अलावा इंग्लिश में कुछ नहीं है। इंग्लिश बहुत छोटा है बिकॉज इंग्लिश में इन 5 के अलावा और कुछ भी नहीं है। इंग्लिश इज ऑल अबाउट दिस 5 थिंग्स। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल के अलावा कुछ नहीं होता इंग्लिश में। इसमें भी 2 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट और वर्ब ऐसी होती हैं जो एसेंशियल कंपोनेंट है, आवश्यक कंपोनेंट है, पुर्जा है। जब भी बात को इंग्लिश में हम लिखते हैं, बोलते हैं, उसमें 2 चीज़ ज़रूर होता है, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो क्लॉज के बारे में हमने बताया था कि क्लॉज पूरी तरह से इसी फ्रेम में फिट हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल के फ्रेम का होता है, इससे बाहर का नहीं होता है। तो क्लॉज एक ऐसा इंग्लिश का लेवल है कि उसकी बनावट इस फ्रेम का होता है, इस ढांचे का होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल के ढांचे का होता है, पूरा पूरा वो इस ढांचे में फिट आ जाता है क्लॉज। और हमने क्या कहा कि वो टुकड़ा होता है, चाहे वो किसी सेंटेंस का टुकड़ा हो, चाहे वो किसी फ्रेज का टुकड़ा हो। तो क्लॉज के बारे में ये बताया था हमने। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, द पायलट इज यंग बट ही इज स्मार्ट। क्या लिखा है? द पायलट इज यंग बट, लेकिन ही इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है। अंत में फुल स्टॉप आप देख रहे हैं, तो ये एक सेंटेंस है, क्योंकि पूरी बात कह रहा है कि द पायलट इज यंग, पायलट जवान है, कम उम्र का है, बट ही इज स्मार्ट, लेकिन वो स्मार्ट है। ये पूरी बात कह दिया। पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है, टी कैपिटल लेटर है, अंत में फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, यानी कंप्लीट और इंडिपेंडेंट यूनिट है। तो ये सेंटेंस है। मैंने क्या बताया था कि हर सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज का होना जरूरी है। और क्लॉज के बारे में क्या बताया था कि वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, कल पढ़ाया था मैंने कि उसका फ्रेम जो होता है क्लॉज का, क्लॉज की बनावट जो होती है वो पूरी तरह से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल के फ्रेम का होता है। इस सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज होना चाहिए। अब देखते हैं कितने क्लॉज हैं। द पायलट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, यंग कॉम्प्लीमेंट है। ये देखिए यहां से यहां तक ये एक्चुअली क्लॉज हो गया एक। इसमें एक और क्लॉज है, ही सब्जेक्ट है, वह, इज क्या है, वर्ब है, स्मार्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। देखिए ये भी पूरी तरह से उस फ्रेम पे फिट आ गया, ये भी क्लॉज है। देख रहे हैं आप? तो ये सेंटेंस तो एक है, लेकिन इसके भीतर क्लॉजेस कितने हैं? 2 हैं। तो क्लॉज स्ट्रक्चर, क्लॉज कैसे पहचानेंगे? तो हमेशा क्लॉज जो होगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल के फ्रेम का होगा, पूरी तरह से उस फ्रेम में फिट आ जाएगा। और वो टुकड़ा होगा। क्लॉज हमेशा एक हिस्सा या पार्ट या टुकड़ा होगा, वो कंप्लीट और इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं होगा। ये क्लॉज की निशानी है। क्लॉज टुकड़ा या पार्ट हो सकता है, किसी सेंटेंस का भी, किसी फ्रेज का भी। किसी का भी क्या हो सकता है? एक टुकड़ा हो सकता है। अभी मैं अगर लिख देता कि ही इज स्मार्ट, और मैंने यहां दे दिया होता फुल स्टॉप, तो आप क्या बताते? ये इंग्लिश का कौन सा लेवल है? इंग्लिश तो है ये, ही इज स्मार्ट, लेकिन इंग्लिश का कौन सा लेवल है? सेंटेंस है। अब आप कहेंगे कैसे सेंटेंस है? पूरी बात कह रहा है, ही इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है, और कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, देखिए एच कैपिटल है, खात्मा हो रहा है, फुल स्टॉप है। इसका मतलब हो कि कंप्लीट यूनिट है, इंडिपेंडेंट यूनिट है। तो अगर पूरी बात कह रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट और इंडिपेंडेंट यूनिट है, कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से, एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म हो रहा है, मतलब सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस है, ही इज स्मार्ट, अंत में फुल स्टॉप। लेकिन मैंने क्या कहा था कि हर सेंटेंस में एक क्लॉज होना चाहिए। तो कहाँ है क्लॉज? तो यही क्लॉज है। ही जो है सब्जेक्ट है, ही, इज जो है वर्ब है, स्मार्ट ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए आप कहेंगे कि सर ये तो सेंटेंस भी है, लेकिन सेंटेंस कब है? जब फुल स्टॉप लगा के बोलेंगे। फुल स्टॉप लगा के बोलेंगे तब सेंटेंस है। फुल स्टॉप अगर छोड़ दिया हमने तो ये सिर्फ क्लॉज रह गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के आने से कंप्लीट और इंडिपेंडेंट यूनिट बन जाता है, इसलिए सेंटेंस कहलाता है। लेकिन अगर फुल स्टॉप छोड़ दें
तब ये टुकड़ा मात्र रहता है, अभी कंप्लीट और इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं होता है, इसलिए तब क्लॉज कहलाता है। तो ही इज स्मार्ट फुल स्टॉप लेके बोलेंगे, यहां से लेके फुल स्टॉप तक बोलेंगे तब तो सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन अगर यहां से लेके फुल स्टॉप छोड़ के बोलेंगे तब ये क्लॉज कहलाएगा। तो हर सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज आना जरूरी होता है, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि क्लॉज स्ट्रक्चर हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बिल के फ्रेम का होता है। क्लॉज स्ट्रक्चर जब भी होगा तो उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और वर्ब जरूर आएगा, सब्जेक्ट वर्ब का आना जरूरी है। सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बिल आ भी सकते हैं, वो नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन दो चीज़ जरूर आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब। और क्लॉज जो होता है ना पूरी तरह से उस फ्रेम में फिट आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बिल के फ्रेम में। फ्रेज जो होता है ना अधूरी बात कहता है, वो पूरा सेंस या कंप्लीट सेंस नहीं देता है ना। और दूसरी चीज़ कि कंप्लीट सेंस तो नहीं देता है, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बिल का जो फ्रेम होता है उसमें पूरा फिट आ भी नहीं पाता। फ्रेज जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बिल के फ्रेम में पूरा फिट नहीं आता, कुछ न कुछ बच जाता है, बाहर रहता है उस फ्रेम से फ्रेज में। अब वर्ड पहचानने में आपको कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। तो आइए एक एग्जाम्पल देते हैं फ्रेज का। जैसे आपने कहा कि मेरे घर पर, आपने कहा एट माई हाउस, तो पूरी बात तो नहीं हुई, एक फ्रेज है एट माई हाउस। बहुत धीरे धीरे, वेरी स्लोली, ये भी एक फ्रेज है। बहुत ठंडा, वेरी कोल्ड, ये भी एक फ्रेज है। एक लंबी लड़की और टॉल गर्ल, ये भी एक फ्रेज है। जिराफ जितना ऊंचा, बहुत ऊंचा, एज टॉल एज अ जिराफ, ये भी एक क्या है, फ्रेज है ना। तुम्हारे जैसा नहीं, नॉट लाइक यू। तुम्हारे स्टूडेंट्स, तुम्हारे विद्यार्थी लोग, योर स्टूडेंट्स, ये सब फ्रेज हैं, है ना। ये सारे फ्रेज हैं क्योंकि ये कंप्लीट सेंस इसमें से कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं है जो पूरा अर्थ दे रहा हो, पूरी बात कह जाता हो। पूरा बात नहीं कह पा रहा है ये, तो जब पूरा बात नहीं कह पा रहा है, अधूरी बात कह रहा है, मतलब फ्रेज है। तो ये सारे फ्रेजेस हैं। वह शहर जहां माया रहती है, द सिटी वेयर माया लिव्स, वह शहर जहां माया रहती है, ये भी अधूरी बात है। वह शहर जहां माया रहती है, क्या अभी तो पूरी बात नहीं हो पाई। अगर आप ये कहें कि वह शहर जहां माया रहती है यहां से बहुत दूर है, या वो शहर जहां माया रहती है बहुत बड़ा शहर है, या वह शहर जहां माया रहती है अमेरिका में है, तब जाके पूरी बात होती। अगर सिर्फ इतना ही कहेंगे आप कि वह शहर जहां माया रहती है, तभी तो ये पूरी बात नहीं कह रहा है, अधूरा अर्थ दे रहा है, इसलिए फ्रेज है, ये फ्रेज है। लेकिन आपको देखकर हैरानी होगी कि इस फ्रेज के भीतर एक क्लॉज घुसा है। हैरानी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि फ्रेज हमेशा छोटा होगा, क्लॉज बड़ा होगा हमेशा। ऐसा नहीं है, कई बार फ्रेज बड़ा हो सकता है, उसके भीतर एक क्लॉज घुसा हो सकता है। तो जैसे देखिए आप, इसमें एक क्लॉज दिखेगा, माया सब्जेक्ट है, लिव्स रहती है, वर्ब है, वेयर जहां एडवर्बियल है। और ये जो आप, हालांकि इसकी समझ आपको कम होगी, अभी मैं लिख दे रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल, ये सब आपको नहीं मालूम है। मैंने कल भी बताया था कि अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, ज्यादा आगे पीछे नहीं सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे तो मालूम नहीं है, पहले बताइए, ये सब अभी नहीं सोचना है। आपको सिर्फ देखना भर है, ये चीजें स्वतः ऑटोमेटिकली अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने आप आ जाएगा। तो देखिए ये पूरा फ्रेम में फिट हो गया कि नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल इस फ्रेम में फिट हो गया। अब मैंने लिख दिया, आप मान लीजिए, अब कैसे लिख दिया सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल आगे मालूम चल जाएगा, घबराना नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि क्लॉज होता है, क्लॉज पूरी तरह से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बियल के फ्रेम में फिट हो जाता है। देखिए उस पूरे फ्रेम में फिट हो गया है, तो ये क्लॉज है। तो लाल वाला ये जो है क्लॉज वाला, क्लॉज का हिस्सा है, क्लॉज है। लेकिन अगर यहां से यहां तक पूरा देखें तो ये फ्रेज था,
तो ये ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें फ्रेज बड़ा था और उसके भीतर छोटा सा एक क्लॉज था, ठीक है ना। फिर वर्ड पहचानने की बात, तो वर्ड तो आप पहचानते ही हैं, 1 2 3 4 5 5 वर्ड्स हैं, है ना। तो ये इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स हैं। सबसे बेसिक लेवल है वर्ड, उससे बड़ा फ्रेज, उससे बड़ा क्लॉज, उससे बड़ा सेंटेंस। अब सारी बात कहाँ से शुरू होती है? एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने कल कहा था, वो क्या कहा था, थोड़ा सा इससे हट के जो बात कही थी हमने, इंग्लिश में सिर्फ 5 चीज़ें होती हैं। वो 5 चीज़ें क्या हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स करके दिखाए भी थे। जैसे एक बार से फिर से मैं लिखता हूं इस बात को, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। हमने आपको बताया था कि ये 5 चीज़ है इंग्लिश में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये 2 चीज़ें जरूरी हैं, सब्जेक्ट, वर्ब। इनके अलावा ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो जब भी इंग्लिश में कोई बात हम लिखते हैं या बोलते हैं, तो उस बात को बनाने वाले, उस बात को कहने वाले, सेंटेंस को बनाने वाले, क्लॉज को बनाने वाले, ये 5 कंपोनेंट्स हैं। इनके अलावा इंग्लिश में कुछ नहीं है। अभी हम 2-3 दिनों में देखेंगे कि पूरा इंग्लिश इतना ही है, इसके बाहर कुछ नहीं है। इसी का उस्ताद बनना है। और इसके लिए मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिखाए थे। मैंने कहा कि कुछ भी आप बोल के देखिए, कुछ भी आप लिख के देखिए। मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई कैन सी यू। देखिए ये सब्जेक्ट है, मैं देख रहा हूं, कैन सी यू तुमको, ये ऑब्जेक्ट है, आई कैन सी यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं। शर्मा जी अभी सो रहे होंगे, शर्मा जी अभी सो रहे होंगे, शर्मा जी अभी सो रहे होंगे। मिस्टर शर्मा मे बी स्लीपिंग, मे बी स्लीपिंग नाउ, ये माइट बी स्लीपिंग नाउ। मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट है, मे बी स्लीपिंग सो रहे होंगे, ये वर्ब है, नाउ अभी एडवर्बियल है ना। वह रो रही है, शी इज क्राइंग, वह रो रही है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अंदर आ जाओ, कम इन। जब आप किसी को कहते हैं कि अंदर आ जाओ, तो आप कह रहे हैं आप अंदर आ जाओ, यू कम इन। यू छुपा होता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडवर्बियल है। वह एक फिल्म एक्टर बनेगा, he will become a film actor। ही सब्जेक्ट है, will become बनेगा, वर्ब है, a film actor एक कॉम्प्लीमेंट है। अब मैं लिख दे रहा हूँ सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। आप देखिए, बस ये मत सोचिए क्यों लिख दे रहा हूँ, कैसे लिख दे रहा हूँ, ये आगे आप खुद सीख लेंगे। अभी मैं बताऊंगा, उसकी चर्चा आगे होगी। अभी सिर्फ आपको देख लेना है कि मैं जो लिख रहा हूँ उसको मान लेना है। तो he'll become a film actor। ट्रेन पक्का स्टेशन नहीं पहुंची होगी, the train cannot have reached the station। ट्रेन cannot have reached the station, ट्रेन पक्का स्टेशन नहीं पहुंची होगी, ये सब्जेक्ट है। the train cannot have reached नहीं पहुंची होगी पक्का, ये वर्ब है। द स्टेशन ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो कोई भी बात आप इंग्लिश में जो बोलते हैं ना या लिखते हैं, उसको बनाने वाली यही 5 चीजें हैं। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ है ही नहीं। और इन 5 में 2 चीजें अवश्य होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। ये 2 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, इनके बगैर कोई बात लिखी या बोली नहीं जा सकती इंग्लिश में। अब ये जितनी बातें देखिए, उसमें सब में सब्जेक्ट है, वर्ब है, 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 सब्जेक्ट है, वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है।
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बियल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और क्लॉज के बारे में क्या बताया था कि क्लॉज जो बनता है, क्लॉज का जो फ्रेम होता है, उसकी जो बनावट या ढांचा होता है वो इसी फ्रेम का होता है, पूरा पूरा इसी फ्रेम में फिट हो जाता है क्लॉज। तो इंग्लिश में सिर्फ 5 चीज़ें होती हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं होता, इन्हीं का उस्ताद बनना है। और इन्हीं से संबंधित हमने क्लॉज में बताया कि जब भी कोई क्लॉज आप लिखते हैं ना, तो क्लॉज का पूरा पूरा ढांचा इसी ढांचे का होता है, सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बियल का। हर सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज होना ज़रूरी है। किसी किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज भी हो सकता है। हमने इसी आधार पर कहा था कि 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, याद है? 2 तरह के सेंटेंस बताए थे हमने, किस आधार पर बताए थे बताइए? मैंने कहा था कि सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक बताया था सिंपल सेंटेंस, एक बताया था मल्टीपल सेंटेंस। किसको बताया था सिंपल सेंटेंस? जिसमें एक क्लॉज आए, ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक ही क्लॉज हो वो सिंपल सेंटेंस है। और जिसमें एक से ज़्यादा क्लॉजेज हो, 2 या 2 से अधिक क्लॉज अगर आ गया तो वो क्या है? मल्टीपल सेंटेंस है ना? उसको मल्टीपल सेंटेंस बोलेंगे। देखिए क्या है कि 5 चीज़ें होती हैं इंग्लिश में, वो डिस्कशन सेपरेट है, अलग है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बियल, ये सिर्फ 5 चीज़ें होती हैं इंग्लिश में, इनके अलावा और कुछ नहीं होता है। हम इन्हीं 5 चीज़ों का उस्ताद बनेंगे, और इन 5 चीज़ों का उस्ताद जो बन गया वो इंग्लिश का उस्ताद बन जाएगा। तो हम घूम फिरा के इस पे आएंगे, विल कम बैक टू दिस, हम वापस इसी पे आने वाले हैं। लेकिन यहाँ तक आने के लिए ये 5 चीज़ों तक क्या है, कैसे है, क्यों है, इसको समझने जानने के लिए थोड़ा अलग डिस्कशन करना पड़ेगा। वो डिस्कशन जो बेसिक डिस्कशन करना पड़ेगा वो यही है कि आखिर इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश क्या है? शब्दों का एक समूह है। और कैसा शब्द, कैसे शब्दों का समूह? तो ऐसे शब्द जो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो। तो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड वर्ड्स का, शब्दों का जो ग्रुप है वो इंग्लिश कहलाता है। और इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। सबसे बेसिक लेवल जो इंग्लिश का होता है वर्ड होता है, उसके ऊपर फ्रेज, फिर क्लॉज, फिर सेंटेंस होता है कि नहीं? तो अगर हम कहें कि सिटी, तो ये वर्ड है। कहें माय फेवरेट सिटी, मेरा प्रिय शहर, तो ये फ्रेज है। और हम ये कहें कि माय फेवरेट सिटी, माय फेवरेट सिटी इज पटना, but I live in Mumbai. मेरा फेवरेट शहर है पटना, लेकिन मैं रहता हूँ, I live in मुंबई, मुंबई में रहता हूँ। तो ये सेंटेंस है। इसमें क्लॉज कहाँ है? तो 2 क्लॉजेज हैं इस सेंटेंस के भीतर। बताइए 2 क्लॉजेज कहाँ दिख रहे हैं आपको? तो माई फेवरेट सिटी ये सब्जेक्ट हो गया, इज ये वर्ब हो गया, पटना ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। एक तो क्लॉज ये हो गया, एक क्लॉज ये हो गया। आई मैं सब्जेक्ट हो गया, लिव रहता हूँ वर्ब हो गया, इन मुंबई मुंबई में एडवर्बियल हो गया। तो ये दूसरा क्लॉज ये हो गया। तो सेंटेंस एक था लेकिन क्लॉजेस इसमें 2 थे। तो जो डिफरेंट लेवल्स हैं इंग्लिश के वो आपके सामने दिख गया। सिटी वर्ड है, माय फेवरेट सिटी फ्रेज है, क्लॉज इसमें 2 हैं। एक है माय फेवरेट सिटी इज पटना, एक क्लॉज। दूसरा है आई लिव इन मुंबई, ये दूसरा क्लॉज है। सेंटेंस पूरा मिला करके एक सेंटेंस है कि माय फेवरेट सिटी इज पटना बट आई लिव इन मुंबई। अगर इसी में देखा जाए तो अगर हम केवल लिख देते हैं कि आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन मुंबई, तो आई सब्जेक्ट है, लिव वर्ब है, इन मुंबई एडवर्बियल है। ठीक है? और फुल स्टॉप है। तो अभी ये सेंटेंस है। आई लिव इन मुंबई अगर फुल स्टॉप लेकर बोलेंगे तो ये सेंटेंस है। लेकिन हर सेंटेंस में एक क्लॉज होता है। तो केवल अगर फुल स्टॉप छोड़ के ये हिस्सा कहें तो ये जो है ये क्लॉज है। समझ में आ रहा ना? तो सेंटेंस और क्लॉज और फ्रेज और वर्ड, इसको लेकर क्लैरिटी आ गई है आपको। ठीक है? अब इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रह गया है। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा ऐसा पढ़ना चाहिए ना, जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप ऐसा पढ़िए, ऐसा सीखिए
कि आप वो दूसरों को पढ़ा सकें। इसलिए टोटल फोकस होना चाहिए। हम इस तरह से पढ़ें कि हम दूसरों को पढ़ा सकें, हमेशा इस तरह से पढ़ना चाहिए हमें। सौरभ सिंह कह रहे हैं सर हम एक बार आपका कोर्स परचेज किए थे तो हमें फिर से आपका एप्लीकेशन पे कोर्स लेना है, डिस्काउंट मिलेगा सर जी। देखो भाई, ये तुम लोग बात जब बोलते हो डिस्काउंट का तो इतना निराशा होता है कि क्या हिंदुस्तान इस स्तर पर पहुंच गया। बताओ, आज हिंदुस्तान की स्थिति ये है कि एक बार का खाना मिलता है 1500-2000 रुपए का, रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं लोग। जूता खरीदते हैं 2000-2500 का तो जूता मिलता है। अब मतलब जूते और एक टाइम के खाने से भी सस्ता पूरा इंग्लिश का कोर्स है। मतलब इंग्लिश जैसी एक पूरी शास्त्र आपको सिखाई जा रही है 1299 में, उसमें भी आप सस्ते की बात करते हो। आई डोंट नो कहाँ लेके जाओगे तुम लोग ये सब। तो इंग्लिश के जो डिफरेंट लेवल्स हैं, इसमें सबसे बेसिक लेवल तो वर्ड ही है। वर्ड से मिलके ही तो फ्रेज बनता है, क्लॉज बनता है, सेंटेंस बनता है, पूरी इंग्लिश बनती है। तो हमारा डिस्कशन वर्ड से शुरू होगा। तो वर्ड्स कितने हैं भाई? तो वर्ड्स 70,000 वर्ड्स हैं। इंग्लिश में 70,000 शब्द हैं और 70,000 शब्दों से ही मिलके पूरा इंग्लिश बना हुआ है। तो जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, इर्द गिर्द सुनते हैं, वो पूरा पूरा 70,000 शब्दों से मिलके बना हुआ है। तो क्या 70,000 शब्दों को सीखने की ज़रूरत है तभी जाके इंग्लिश आएगा? नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको 70,000 शब्द आते हों। वो डिक्शनरी में एक जगह संकलित किया गया है, कलेक्ट कर दिया गया है 70,000 वर्ड्स। आता किसी को नहीं है पूरे पूरे 70,000 वर्ड्स। अब एक मैं अनुमान देने के लिए बताऊं कि शशि थरूर जो इंग्लिश में बहुत अच्छे माने जाते हैं, उनकी जो एक्टिव वोकैबुलरी है, यानी कितने शब्दों का ज्ञान है, कितने शब्द हैं जो वो जानते हैं, जिनका इस्तेमाल वो लिखने और बोलने में करते हैं। तो अगर उनकी इस वोकैबुलरी को देखा जाए, शब्द भंडार को देखा जाए कि कितना बड़ा शब्द ज्ञान का भंडार है, तो लगभग 30, 31, 32 हज़ार का है। इतने शब्द आते हैं शशि थरूर को, एक अंदाज़ा। अगर आप बराक ओबामा की बात करें, जिनका मदर टंग मातृभाषा इंग्लिश है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, इतने पढ़े लिखे हैं, अगर हम एक्टिव वोकैबुलरी का साइज देखें तो वो अराउंड 27,000 के आसपास है, 26-27 हज़ार, है ना। एक मेरे जैसा कोई टीचर है, वो 28-30 हज़ार के आसपास का होगा उसका वोकैबुलरी का स्टॉक, है ना, जो दिन रात इंग्लिश में ही लगा हुआ है, इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो जाहिर सी बात है, तो अगर स्टॉक देखा जाए कि एक्टिव वोकैबुलरी का स्टॉक क्या है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। लेकिन आप कितने भी खराब क्यों ना हो, आपका भी एक्टिव वोकैबुलरी का साइज 2,500-3 हज़ार से कम नहीं है। और जो शब्दों की जानकारी है आपकी, मिनिमम 6,000-7,000 वर्ड्स आप जानते हैं। लेकिन क्या है ना कि जैसे ट्रेन है, चेयर है, गुड, बैड, बॉय, गर्ल, नोज, हेयर, स्टेशन, रोड, कार, व्हीकल, स्टेशन, प्लेन, एयरपोर्ट, ये सब वर्ड्स, कैमरा, फोन, ये सब इंग्लिश वर्ड्स हैं, पर हमें मालूम नहीं चलता कि इतनी इंग्लिश हमें आती है। तो 70,000 वर्ड्स हैं, उन्हीं से मिलके पूरा इंग्लिश बना है। अभी आप जितने भी वर्ड्स जानते हैं, 6,000 वर्ड्स आप जानते हैं। कोई कोई ऐसा भी है जो आप में थोड़ा इंग्लिश जानता है, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड रहा है, तो उनकी वोकैबुलरी साइज अच्छा होगा, वो 12,000 वर्ड जानते होंगे, 10,000 वर्ड जानते होंगे। लेकिन आप अपने वर्ड का जो या वोकैबुलरी का जो साइज़ है, शब्दों की जो ज्ञान भंडार है, उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको। वो बहुत प्राइमरी चीज़ है, क्योंकि हमने पढ़ा था इंग्लिश होता क्या है, तो वर्ड्स का भंडार होता है, शब्दों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है। शब्द कैसे? सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। तो इंग्लिश तो तभी आएगी जब आप शब्द सीखेंगे। तो 70,000 शब्दों में से मेरा मानना यह है कि अभी जहाँ पे भी हैं आप, अगर 10,000 वर्ड आप सीख लें और, तो फिर आप अंग्रेज़ी में बहुत बड़े उस्ताद हो जाएंगे। मतलब अच्छा प्रोफिशिएंसी लेवल हो जाएगा। कुछ भी आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लिख बोल लेंगे, है ना। और एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है कि उतना 10,000 शब्द आपको और सीखना पड़ेगा। आई बिलीव सबको नहीं, जो एकदम बिगिनर है, जो एकदम शुरुआत कर रहा है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि उनको 10,000 वर्ड सीखना है। जो ऑलरेडी पहले से वर्ड्स कुछ सीखे हुए हैं, जिनका बैकग्राउंड ठीक रहा है, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड रहा है, वोकैबुलरी जानते हैं, उनको कुछ कम सीखना पड़ेगा। सौरभ कुमार कह रहे हैं सर हिंदू एडिटोरियल स्टार्ट करिए। मैंने अभी हिंदू एडिटोरियल पढ़ाया है। हिंदू एडिटोरियल ख़त्म करने के बाद ही तो अभी ये पढ़ा रहा हूँ कोर्स। जैसे हिंदू एडिटोरियल ख़त्म हुआ, मैंने अभी लेक्चर लेके आ गए हम। तो देखिए भाई, 70,000 वर्ड्स हैं और ये 9 तरह के हैं, 9 डिफरेंट टाइप्स के हैं।
शब्दों की जो 9 अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, इसको एक दिन मैंने गिन भी लिया डिक्शनरी में, एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी में मैंने गिना। उसमें जो 9 तरह के वर्ड थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव को थोड़ा सा और अच्छे से लिखा जाए, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction और interjection। तो 70,000 वर्ड्स हैं और ये 9 तरह के हैं। देयर ऑफ 9 डिफरेंट काइंड्स, कैटेगरीज। एक दिन मैंने गिन लिया कि कितने वर्ड्स हैं किस कैटेगरी के, ताकि हमें, तो मैंने डिक्शनरी में गिना तो 39,000 39,000 वर्ड्स नाउन कैटेगरी के थे। 17,000 थे वर्ड्स जो एडजेक्टिव की कैटेगरी के थे। 12,500 वर्ड्स थे जो वर्ब कैटेगरी के थे। सिर्फ 3500 वर्ड, 3,500 वर्ड्स थे जो एडवर्ब कैटेगरी के थे। प्रोनाउन कैटेगरी के कितने वर्ड थे? 60, डिटर्मिनर 60, प्रेपोजिशन 80, कंजंक्शन 30, इंटरजेक्शन 30। ये जो 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनके बारे में जानना पड़ेगा आपको। शब्दों की पहचान होनी जरूरी है। नाउन किसको कहते हैं? आप जैसे इंग्लिश कहीं लिखी हुई है तो आप बता सकें कि हाँ ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये डिटर्मिनर है, ये वर्ब है, क्योंकि शब्द तो सिर्फ 9 तरह के होते हैं। तो जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है वो इन 9 तरह के शब्द ही लिखे हुए हैं। तो आपको हर शब्द की पहचान होनी चाहिए कि ये क्या है, कंजंक्शन है कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है कि एडवर्ब है कि नाउन है कि इंटरजेक्शन है कि डिटर्मिनर है, ये मालूम होना चाहिए आपको। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन, प्राथमिक, प्राइमरी लेवल, बेसिक लेवल डिस्कशन करना होगा इन सब के ऊपर। क्यों करना होगा? ताकि हमको शब्दों की पहचान हो जाए, हमें थोड़ा बहुत मालूम चल जाए, हम जिनसे पहचान कर सके, जिसकी वजह से हम पहचान कर सके कि कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। तो हम अभी प्रिलिमिनरी या बेसिक डिस्कशन करेंगे इन सब के ऊपर, आज की क्लास में और कल की क्लास में और परसों की क्लास में। 3 दिन की क्लास होगी और 3 दिन की क्लास में हम इसको क्लियर करेंगे कि ये जो 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्ड क्लासेस हैं, हम इनको पहचान सके, समझ सके। तो जानना है कि नाउन किस तरह के वर्ड्स होते हैं, इनकी पहचान क्या है, ये क्या काम करते हैं। प्रोनाउन किस तरह के वर्ड्स हैं, इनकी क्या पहचान है, ये क्या काम करते हैं, क्या फंक्शन है इनका। एडजेक्टिव का क्या फंक्शन है, कैसे पहचानते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं, इनका धर्म, प्रकृति, मूल भाव, नेचर कैसा होता है। डिटर्मिनर कैसे वर्ड्स होते हैं, क्या पहचान है, क्या काम करते हैं। एक एक करके 9 के बारे में जानना है आपको। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे? नाउन से। सबसे पहले हम नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन क्या है। तो वर्ड 70,000 है और ये 9 तरह के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं कि नाउन किस तरह के वर्ड्स कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। एक नाउन का मतलब होता है नेम। तो जितने नाम हैं, जितने भी नेम्स हैं, वो सारे नाउन होते हैं।
ये लैटिन वर्ड है एक। जैसे हमारे यहाँ हिंदी आज की भाषा है, हमारी एक क्लासिकल या प्राचीन भाषा संस्कृत है, वैसे ही जो और मॉडर्न इंग्लिश है उसमें एक प्राचीन भाषा थी, क्लासिकल लैंग्वेज था लैटिन। तो लैटिन भाषा में नाउन वर्ड होता था, जिसका मतलब आज की भाषा में नेम, नाउन, नाम होता है। तो बहुत सिंपल है कि किस तरह के वर्ड्स को हम कहते हैं कि ये नाउन है। तो जो शब्द नाम हो, अब नाम किसका होता है? दुनिया में जितनी चीजें सबका कोई ना कोई नाम है। जैसे मेरा नाम श्रीकांत है, एक और नाम है मेरा टीचर, एक और नाम है मेरा इंडियन, एक और नाम है मेरा मेल, एक और नाम है मेरा कुछ, जैसे मेरा नाम हो सकता है एशियन, एशियाई। तो कोई भी नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का, प्लेस का नाम हो, किसी कंट्री का नाम हो, किसी मोहल्ले का, सड़क का नाम हो, किसी ट्री का, प्लांट का, पेड़ का, पौधे का नाम हो, किसी पर्वत, पहाड़, नदी का नाम हो, किसी जानवर का, एनिमल का नाम हो, किसी अवस्था, स्टेट का नाम हो, किसी गुण का नाम हो, क्वालिटी का नाम हो, किसी भाव, इमोशन का नाम हो, किसी प्रक्रिया, प्रोसेस का नाम हो, किसी गतिविधि, एक्टिविटी का नाम हो। कोई भी चीज दुनिया में अगर है तो उसको किसी न किसी नाम से आप बुलाते हैं, और जो नाम है, वो जो नेम वर्ड है, वही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो जैसे आप कहते हैं कि जानवरों के भी तो नाम होते हैं, काऊ, डॉग, जिराफ, बफलो, पोटैटो, आलू, व्हीट, सुगर, कैमरा, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, मैट, नोज, लीवर, बॉडी, हेयर, लाइट, साउंड, लाइट मतलब ध्वनि, प्रकाश, ध्वनि, साउंड, सहजता, ईज, कंफर्ट, निराशा, होपलेसनेस, ऑप्टिमिज्म, आशावादिता, भरोसा, रिलायंस, फेथ, विश्वास, बिलीफ, मान्यता, बिलीफ, रिलीजन, धर्म, डेथ, मृत्यु, लाइफ, जीवन, प्रक्रियाओं का नाम होता है, गतिविधियों का नाम होता है, स्विमिंग, तैराकी, गुण विशेषताओं के नाम होते हैं, अच्छाई, गुडनेस, दयालुता, काइंडनेस, क्रूरता, क्रूरल्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, बहादुरी, कोवर्डिस, कायरता, झूठ एक अवस्था का नाम है, फॉल्सहुड, सच्चाई, ट्रुथफुलनेस या ट्रुथ, महंगाई, डियरनेस या मुद्रास्फीति की अवस्था, इन्फ्लेशन, मंदी की अवस्था, डिफ्लेशन, बचपने की अवस्था, चाइल्डहुड, जवानी की अवस्था, यूथ, ज्ञान, नॉलेज, मोटापा, फैटनेस, पतलापन, दुबलापन, थिननेस, मोटापन, थिकनेस, ऊंचाई, हाइट, लंबाई, टॉलनेस, छोटापन, शॉर्टनेस, लार्जनेस, बृहत्ता, बीमारी, इलनेस, वाटर, पानी, लेक, गंगा, यमुना, चाइना, इंडिया, नाटो, यूनाइटेड नेशंस, सार्क, ये मैं जितना कुछ बोल रहा हूं, स्टार, सन, प्लैनेट, गोल्ड, सिल्वर, कर्टन, ट्यूब, द इंग्लिश सर्कल, टाटा, रिलायंस, टाटा आईपीएल, द अर्जुना अवार्ड, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट, फुटबॉल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी, ये जितना कुछ मैं बोल रहा हूं, ये सब के सब क्या है? नाउन है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में जो कुछ भी है, जिस चीज का भी अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, अगर दुनिया में कुछ है, और दुनिया में क्या क्या है मैं बता रहा हूं, बताया तो व्यक्ति होते हैं, वस्तु होते हैं, स्थान होते हैं, जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, नदी, पहाड़, पशु पक्षी होते हैं, अवस्थाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, कुछ गुण विशेषताएं होती हैं, उनका नाम होता है, वो भी होती है। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, खेल हैं, अध्ययन के विषय हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, सबका नाम होता है, ये सब के सब नाउन होते हैं। ठीक है, ऑफलाइन बैच का। तो देखो भाई, दो तरह की चीजें होती हैं, नाउन हम कह सकते हैं दो तरह की। एक तो जो देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी उसको हम बोल सकते हैं कॉन्क्रीट नाउन,
हम उसको बोल सकते हैं कॉन्क्रीट नाउन, जिसको हम देख छू सकते हैं। और जिसको हम देख छू नहीं सकते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है जिसका कोई शरीर नहीं हो, कोई रंग रूप आकार ना हो, जिसको आप देख और छू नहीं सकते। तो ऐसी कोई भी ऐसा चीज जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट है, वो निराकार है, तो नाम उसका भी तो होगा ही। तो उसका जो नाम है, अच्छा एक चीज बताऊं मैं आपको कि जैसे आप श्रीकांत कह रहे हैं तो श्रीकांत वर्ड नाउन है, लेकिन श्रीकांत कहने से इस बॉडी मेरा बोध हो जा रहा है, तो मैं भी नाउन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नाउन होता है वो कोई आदमी, somebody, या कोई वस्तु होता है, समथिंग होता है। somebody को मैंने शॉर्ट में एस भी लिख दिया, somebody कोई व्यक्ति, समथिंग कोई वस्तु को हमने शॉर्ट में STH समथिंग को लिख दिया। तो जो नाउन होता है या तो कोई व्यक्ति होता है अथवा कोई वस्तु होता है। तो अगर कोई व्यक्ति है उसका नाम लेंगे आप तभी तो उसका बोध होगा, या कोई वस्तु है उसका बोध कराना तो उसका नाम लेना पड़ेगा। तो जब भी किसी व्यक्ति को या वस्तु को आप बोध कराने के लिए उसका नाम लेते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, वस्तु का नाम लेते हैं, तो वो व्यक्ति, वस्तु या उसका नाम वही नाउन होता है। अब कॉन्क्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ गए होंगे, जिनको आप देख छू सकते हैं। जैसे श्रीकांत देख छू सकते हैं तो कॉन्क्रीट नाउन। जैसे आप मोबाइल देख छू सकते हैं तो कॉन्क्रीट नाउन है। ताजमहल देख छू सकते हैं तो कॉन्क्रीट नाउन है। बफलो, काउ, ट्री हैं, ये देख छू सकते हैं तो क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। लेकिन जिसको आप देख छू नहीं सकते वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे फीवर बुखार है, डेथ मृत्यु, लाइफ जीवन, सच्चाई ट्रुथ, ईमानदारी ऑनेस्टी, काइंडनेस दयालुता, आप देख छू नहीं सकते। क्रिकेट फुटबॉल देख छू नहीं सकते आप। भाई फुटबॉल, वो गेंद को तो देख छू सकते हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन है, लेकिन फुटबॉल एज अ गेम, खेल के तौर पे अगर फुटबॉल को देखें तो आप उसको देख छू नहीं सकते, तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पढ़ने वाले जो विषय होते हैं, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप इसको देख छू नहीं सकते। कुछ कहेंगे कि सर मैं तो देखता हूँ बायोलॉजी। अरे जो देख रहे हो, किताब देख रहे हो, पेज देख रहे हो, लिटर देख रहे हो, बायोलॉजी कहाँ दिखेगा। तो जिसको आप देख छू नहीं सकते हैं, है ना, थिंग्स विच कैनॉट बी सीन, कैनॉट बी टच्ड, दे आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एंड थिंग्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड आर कॉन्क्रीट नाउन्स। जिनको आप देख और छू सकते हैं कॉन्क्रीट नाउन है। बहुत सिंपल कैटेगराइजेशन है। एक और आधार पर हम कह सकते हैं कि नाउन दो तरह का होता है। एक और आधार पे हम कह सकते हैं कि नाउन दो तरह का होता है। किस आधार पर? अगर हम उसको गिन सकते हैं, अगर हम उसको गिन सकते हैं। गिन सकने का मतलब क्या होता है? गिन सकने का मतलब है जिसका 1 2 3 4 कर सकते हैं तब काउंटेबल है, और अगर जिसका 1 2 3 4 करना संभव नहीं है तब वो अनकाउंटेबल है। तो एक और आधार पे हम नाउन को कैटेगराइज कर सकते हैं, दो तरह से बांट सकते हैं, दो तरह के कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ऐसे जो 1 2 3 4 करने संभव हैं काउंटेबल, जिनका 1 2 3 4 करना नहीं पॉसिबल है अनकाउंटेबल। तो सबसे पहला प्रश्न जो मुझसे है, स्टार मतलब तारा होता है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? और स्टार मतलब होता है तारा, वो काउंटेबल होता है। बहुत लोगों को लगता है अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि उनको लगता है पूरा तारा गिनना है। पूरा गिनने या न गिनने से नहीं मतलब होता। जिसका 1 2 3 4 करना संभव है वो काउंटेबल है। तो तारा को आप 1 2 3 4 कर सकते हैं, तो तारा कह सकते हैं कि 1 2 3, पूरा न गिनने की जरूरत नहीं है। जिसका 1 2 3 4 कर सकते हैं वो काउंटेबल है, यानी स्टार काउंटेबल हुआ। लेकिन पानी, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है। पानी को आप 1 2 3 4 नहीं कर सकते। लेकिन बॉटल को आप 1 2 3 4 कर सकते हैं। 1 बॉटल, 2 बॉटल्स, 3 बॉटल्स, 4 बॉटल्स। तो बॉटल क्या है? काउंटेबल है। पर्सन क्या है? व्यक्ति, गिन सकते हैं। 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन गिन सकते हैं, तो वो क्या है? काउंटेबल है। तो जिसका 1 2 3 4 कर सकते हैं, जैसे रिवर है, उसका 1 2 3 4 कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 1 रिवर, ये दूसरी वाली रिवर, ये तीसरी रिवर, ये 4th रिवर। तो रिवर क्या है? काउंटेबल है। लेकिन हम कहें कि चांदी, सिल्वर, गोल्ड, सोना, आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब अनकाउंटेबल है। क्यों अनकाउंटेबल है?
क्योंकि आप चांदी को नहीं गिन सकते। आप कहेंगे नहीं सर मैं गिन लेता हूँ, मेरे मम्मी के पास तो 5 चांदी है। अरे जो गिन रहे हो वो चांदी नहीं गिन रहे हो, चांदी का आभूषण गहना गिन रहे हो। 1 गहना, 2 गहना, 3 गहना, 4 गहना, 5 गहना। आप कह रहे 5 गहना है। शी हैज गॉट 5 आइटम्स ऑफ सिल्वर ज्वेलरी, उनके पास सिल्वर ज्वेलरी के 5 आइटम्स। तो जो गिन रहे हो गहना या आइटम गिन रहे हैं, चांदी नहीं गिन सकते, क्योंकि चांदी मटीरियल है एक, वो ज़्यादा गर्म कर देंगे लिक्विड हो जाता है। कहाँ गिन पाएंगे आप चांदी को? और ज़्यादा गर्म कर देंगे तो वेपर बन जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। कहाँ गिन पाएंगे आप चांदी को? तो ये अनकाउंटेबल है। लकड़ी अनकाउंटेबल है। अब आप कहेंगे सर लकड़ी तो गिन सकते हैं, 1 लकड़ी 2 लकड़ी। तो जो गिन रहे हैं वो तो लठ गिन रहे हैं या तख्ता गिन रहे हैं। 1 लठ, 2 लठ, 3 लठ, 1 तख्ता, 2 तख्ता, 3 तख्ता, 1 पटरी, 2 पटरी, 3 पटरी, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। वो टुकड़ा गिन रहे हैं, पीसेस गिन रहे हैं। लकड़ी, वुड इटसेल्फ कैन नॉट बी काउंटेड, उसको नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है। जैसे कि आप दीमक लग जाता है तो लकड़ी पाउडर के फॉर्म में हो जाता है। अब देखिए वो लकड़ी है, जाइए गिनिए, बताइए कितनी लकड़ी। ठीक है। अब आम जो है, मैंगो, वो दोनों है, काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल है, अलग अलग अर्थों में। अगर आप उसको छिल के गूदा निकाल दिया आपने तो अनकाउंटेबल होगा, आप गिन नहीं सकते। आप शेक बना दिया, अनकाउंटेबल है। लेकिन मैंगो जब पेड़ पे लगा हुआ है या बिक रहा है, एक एक पूरा, 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम, उस पूरे के सेंस में, तब वो काउंटेबल है, गिन सकते हैं। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है नाउन्स का, काउंटेबिलिटी का, अनकाउंटेबिलिटी का, इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि अगर उसको 1 2 3 4 कर सकते हैं मतलब काउंटेबल है, और अगर 1 2 3 4 नहीं कर सकते मतलब अनकाउंटेबल है। ठीक है जी। अब हम एक और आधार पे हम नाउन को बांट सकते हैं। किस आधार पे नाउन को बांट सकते हैं? नाउन जो है ना, एक सवाल का जवाब देता है, क्या, व्हाट का आंसर देता है नाउन, या कौन, हु का आंसर देता है। अगर आप क्या और कौन, व्हाट और हु का आंसर जब भी आप देखेंगे तो कोई ना कोई नाउन ही दे रहा होगा, है ना। नाम जो है, नाउन मतलब नाम होता है। नाम 2 तरह के होते हैं। नाम 2 तरह के कौन कौन से होते हैं? एक तो वो नाम जो कॉमन हो। कॉमन मतलब होता है जो कईयों का नाम हो। और एक नाम होता है जो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर का मतलब किसी एक का ही हो। जैसे कि आप देखिए, अगर घोड़ा आपके घर हो, घोड़ा मेरे घर हो, या घोड़ा किसी तीसरे व्यक्ति के घर हो, आप उसको घोड़ा ही बोलते हैं, हॉर्स ही बोलते हैं। तो हॉर्स ऐसा एक नाम है जो कॉमन है, साझा है। आपके वाले का भी, आपके घोड़ा जो है उसको भी हॉर्स बोलते हैं, मेरे घोड़े को भी हॉर्स बोलते हैं, उनके घोड़े को भी हॉर्स बोलते हैं। तो हॉर्स क्या है? एक कॉमन नाउन है। लेकिन चेतक सारे घोड़ों को नहीं, चेतक किसी एक ही घोड़े का नाम है। आप कहते हैं चेतक, तो क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो ऐसा नाउन, नाउन का मतलब ही होता है नाम या नेम। तो ऐसा नाउन, नेम, नाम जो कॉमन हो, साझा हो, शेयर्ड हो, सब पर लागू होता हो, वो कॉमन है, साझा नाम है। और जो नाम सब पर लागू ना होता हो, किसी एक ही पर लागू होता है, वो प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन है। हमेशा प्रॉपर नाउन जब भी लिखेंगे तो उसका कैपिटल लेटर होता है पहला अक्षर। श्रीकांत किसी एक का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो श्रीकांत का पहला अक्षर एस क्या होगा? कैपिटल होगा। यहाँ जो प्रयागराज में कोचिंग है हमारी, ऑफलाइन कोचिंग, उसका नाम है दी इंग्लिश सर्कल। तो दी इंग्लिश सर्कल जब आप लिखोगे, एक कोचिंग का नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन है, उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। तो दी इंग्लिश सर्कल में THE, उसका T कैपिटल होगा, इंग्लिश में E कैपिटल होगा, सर्किल का C कैपिटल होगा। किसी देश का नाम है इंडिया, अगर आप कंट्री कहें तो कॉमन नाउन है, क्योंकि कंट्री तो इंडिया को भी बोल सकते हैं, चाइना को भी बोल सकते हैं, US को भी बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी बोल सकते हैं। तो कंट्री क्या है? एक ऐसा नाम है जो कॉमन है। तो कंट्री एक कॉमन नेम है, कॉमन नाउन है। लेकिन इंडिया या चाइना या अमेरिका, ये प्रॉपर नाउन्स है, और प्रॉपर नाउन्स का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। तो ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे तो A कैपिटल होगा, इंडिया लिखेंगे तो I कैपिटल होगा, चाइना लिखेंगे तो C कैपिटल होगा। समझ रहे हैं? तो बहुत आसान है। अब बताइए जरा कि गर्ल क्या है? GIRL, गर्ल मतलब लड़की, एक कॉमन नेम है।
क्योंकि आप गीता को भी गर्ल कहते हैं, सीता को भी गर्ल कहते हैं, बबीता को भी गर्ल कहते हैं, सुनीता को भी गर्ल कहते हैं। गर्ल 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 गर्ल, दिस इज अ नेम विच अप्लाइज टू ऑल, शेयर्ड है, साझा नाम है, ऐसा नाम है जो सबका है, कॉमन है। लेकिन अगर आप सुनीता कहते हैं तो सुनीता क्या है, किसी एक का ही नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन है। जैसे आपने कहा रिवर, नदी, तो रिवर कॉमन नाउन है। अब कोई भी नदी हो, चाहे गंगा हो, चाहे चंबल हो, गोमती हो, यमुना हो, हैं, गंडक हो, कोसी हो, उसको आप क्या बोलते हैं, रिवर बोलते हैं। रिवर रिवर रिवर, तो रिवर ऐसा एक नाम है जो कॉमन है, हर नदी के लिए लागू होता है। लेकिन अगर हमने कहा कि यमुना, तो यमुना सब पर लागू नहीं होता है। यमुना जो है किसी एक ही नदी का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ वन स्पेसिफिक रिवर, एक ही पर लागू होता है ये नाम। तो यमुना क्या है, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। तो यमुना में जब वाई लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, कैपिटल लिखोगे। समझ में आ रहा है ना। तो कॉमन नेम ऑफ प्रॉपर नाउन समझ में आ गया। अगर हम कहते हैं प्लैनेट, PLANET, प्लैनेट मतलब ग्रह। आपको मालूम है कि अर्थ, जुपिटर, मरकरी, मार्स, मंगल, बुध, शुक्र, ये सब क्या है, ग्रह हैं, प्लैनेट्स। तो प्लैनेट क्या है, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि प्लैनेट शब्द सबके लिए लागू होता है। अर्थ को भी प्लैनेट कहते हैं, जुपिटर को भी, मार्स को भी, विनस को भी आप प्लैनेट कहते हैं, सैटर्न को भी प्लैनेट कहते हैं। तो प्लैनेट जो है एक ऐसा वर्ड है जो सबके लिए लागू हो रहा है। लेकिन जब आप सैटर्न कह रहे हैं तो केवल एक पर ही लागू, एक ही को सैटर्न कहते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन है। समझ में आ रहा है। टीचर जब आप कहते हैं तो टीचर क्या है, कॉमन नाउन है। मुझे भी टीचर कहते हैं, उनको भी टीचर, उनको भी टीचर, उनको भी टीचर कहते हैं। लेकिन श्रीकांत सिंह जब आप कहते हैं तो किसी एक का ही उससे रेफरेंस होता है, बोध होता है, वो प्रॉपर नाउन है। तो श्रीकांत सिंह का एस, श्रीकांत का एस कैपिटल, सिंह का एस कैपिटल। अब देखिए कॉमन नाउन की कुछ कैटेगरीज हैं। कॉमन नाउन की कुछ कैटेगरी हैं, जैसे एक कैटेगरी है मटीरियल नाउन, एक कैटेगरी है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक कैटेगरी है कलेक्टिव नाउन। तो मटेरियल नाउन जितने हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, सारे कॉमन नाउन होते हैं। ये कॉमन नाउन के भीतर आने वाली कैटेगरीज हैं। क्या मतलब समझेंगे आप, मटेरियल नाउन कहेंगे तो इसका क्या मतलब है। मटेरियल नाउन मतलब मटेरियल, जिसको आप गिनते नहीं है, काउंट नहीं करते हैं, तौलते हैं, वे करते हैं। जैसे आप गेहूं, चावल, आटा, तेल, मिट्टी, लकड़ी, पेपर हैं, कागज, ठीक है, सोना, चांदी, तांबा, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन जो होता है, मीट, फिश, हैं, फूड, ये सब मटेरियल नाउन है। आप इसको गिनते नहीं है, काउंट नहीं है, ये अनकाउंटेबल होते हैं। ये जो होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनको गिन नहीं सकते आप, तौलते हैं। चीनी को, गेहूं को आप नहीं गिन सकते। कोई कहेगा गेहूं गिन सकते हैं सर, एक गेहूं, दो गेहूं, तीन, गेहूं नहीं गिन रहे हो आप, गेहूं का दाना गिन रहे हो, एक दाना, दो दाना, तीन दाना, 1 grain, 2 grains, 3 grains, यू आर काउंटिंग द ग्रेन्स, यू आर नॉट काउंटिंग द व्हीट। गेहूं को नहीं गिन सकते, क्योंकि गेहूं तो कई रूपों में होता है। गेहूं को पीस देंगे, पाउडर के फॉर्म में आटा कहलाता है। अब वो गेहूं जब आटा रूप में है तो कहाँ गिन पाएंगे, गूंथ दिया उसको, कैसे गिन पाएंगे। यू मेक अ डफ ऑफ फ्लावर, व्हीट फ्लावर, गेहूं के आटे का डफ बना दीजिए, गूंथ दीजिए, कैसे बनाएंगे, गिनेंगे उसको। तो मटेरियल नाउन्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पहले ही बताया था कि जिसको आप देख और छू नहीं सकते, देख छू नहीं सकते, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। निराकार, कोई आकार, रंग रूप, आकार, बॉडी नहीं होता उनका, फॉर्मलेस होते हैं। तो क्या है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ होते हैं जो गिन भी सकते हैं, मन ही मन गिन सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास 3 आइडियाज हैं, आई हैव गॉट 3 आइडियाज, मेरे मन में 3 विचार हैं, आइडियाज हैं। तो आइडिया को देख और छू तो नहीं सक रहे हैं, लेकिन मन ही मन गिन सकते हैं, ये वाला एक आइडिया, ये वाला दूसरा आइडिया, ये वाला तीसरा आइडिया। तो मन ही मन गिन भी सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, वैसे तो गिने नहीं जा सकते। कुछ कुछ हैं जो काउंटेबल भी होते हैं, गिने भी जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आइडिया वाला एग्जांपल दिया। कलेक्टिव नाउन से क्या अर्थ समझिए। देखिए क्या है, कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे संग्रह का, कलेक्शन का बोध होता है। जैसे आप कहते हैं फैमिली, क्लास, आर्मी, गैंग, कमिटी, पैनल, टीम, जूरी, बंच, गुच्छा। जब ये सब शब्द बोलते हैं तो इससे कलेक्शन का बोध होता है, संग्रह का बोध होता है। तो ऐसे नाउन्स को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लेकिन इनका गिन सकते हैं, जैसे टीम है तो 1 टीम, 2 टीम, 3 टीम, 4 टीम, आप गिन सकते हैं, कई सारी टीम्स हो सकती हैं। फैमिली, 1 फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली गिन सकते हैं। एक गैंग, दूसरा गैंग, तीसरा गैंग की गैंग को गिन सकते हैं। तो जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं काउंटेबल होते हैं।
गिन सकते हैं। कॉमन नाउन काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं। प्रॉपर नाउन काउंटेबल होते हैं, श्रीकांत, लेकिन इसकी गिनती एक के बाद खत्म हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर नाउन्स होते हैं किसी एक ही का नाम होता है। चेतक एक पर्टिकुलर घोड़े का नाम होगा, आप कहेंगे चेतक 1, गिनती समाप्त। तो काउंटेबल तो होते हैं प्रॉपर नाउन्स, लेकिन उनकी गिनती एक तक ही रहती है, उसके बाद नहीं बढ़ती, क्योंकि एक ही का नाम होता है। तो आज हम सिर्फ नाउन के बारे में पढ़ के क्लास को खत्म कर रहे हैं कि नाउन का मतलब होता है नेम। दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे वो देख रहा हो, देख छू सकते हो, चाहे देख छू ना सकते हो, उसका नाम जरूर होता है। तो जब भी कि कोई व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान, प्रक्रिया, पेड़ पौधा, नदी, बीमारी, विषय, अवस्था, किसी भी चीज का नाम हो, वो नाउन होता है। जब भी आप किसी सवाल का जवाब क्या और कौन का जवाब ढूंढेंगे तो आपको एक नाउन ही मिलेगा। किसी व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है नाउन। कोई भी व्यक्ति वस्तु हो, जब उसका नाम लेंगे बोध कराने के लिए, तो नाम शब्द नाउन होता है। क्या और कौन का जवाब नाउन देता है, नाम देता है नाउन। नाउन शब्द जो है कई अलग अलग तरह से बांटे जा सकते हैं। अगर जिन्हें हम देख छू सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन, जिन्हें देख छू नहीं सकते, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिनका 1 2 3 4 करना संभव है उनको काउंटेबल, जिनका 1 2 3 4 करना संभव नहीं है अनकाउंटेबल। ऐसा नाम, ऐसा नाउन जो कईयों पर लागू होता है उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। जो एक ही पर लागू होता है प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। कॉमन नाउन की कुछ कैटेगरीज हैं, मटीरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, उनके बारे में हमने बताया आपको। तो कल पढ़ाया और आज पढ़ाया, 2 लेक्चर्स हो गए हैं। कल हम तीसरे लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप रिवाइज करिएगा, देखिएगा। और जो मैंने कहा इस क्लास की शुरुआत में कि छोटे बच्चों की किताब से शुरू करिए। LKG, UKG, नर्सरी, पुराने कबाड़ी की दुकान में जाइए, वहाँ से पुरानी किताबें छांटिए। LKG, UKG, नर्सरी, क्लास 1 2 3 की जो आसान किताब हो, सिंपल, जिसमें इंग्लिश लिखा हुआ, वहाँ से पढ़ना शुरू करिए। यूट्यूब पर आप लिख दीजिए सिंपल स्टोरीज फॉर चिल्ड्रेन, सिंपल स्टोरीज फॉर किड्स, बच्चों के लिए सिंपल स्टोरी इन इंग्लिश में। वो आपको इंग्लिश की कहानियाँ सुनाएगा, आप उसको सुनिए। यूट्यूब पर प्ले स्पीड को घटा सकते हैं। इंग्लिश अगर तेज बोल रहा है तो प्ले स्पीड को कम करके आप इंग्लिश समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो एकदम बेसिक से इंग्लिश पढ़ना शुरू करिए। और जो एडिटोरियल सेशन में आपको पढ़ाता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर जो है छोटी छोटी स्टोरीज मैंने, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा स्टोरीज फॉर किड्स या बेसिक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन करके एक प्लेलिस्ट होगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो जो बेसिक इंग्लिश स्टोरीज हैं वो वाला वीडियो देखिए, जिसमें छोटी छोटी इंग्लिश की स्टोरीज को हिंदी में मैं पढ़ाता हूँ। एडिटोरियल सेशन जो मैं करता हूँ देखना ज़रूरी है आपको। एडिटोरियल सेशन में मैं सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ के उसकी हिंदी बताता हूँ। तो जो इंग्लिश रीडिंग का और लिसनिंग का कार्यक्रम है वो चलते रहना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो पढ़ रहे हो आप घर पे रिवाइज कर लीजिए। और इस तरह से पढ़ना है क्लास में कि हम दूसरों को भी पढ़ा सकें। अब ये नहीं कि क्लास में पढ़ रहा है हम भूल चुक गए हैं, हमको मतलब ही नहीं है क्लास में क्या चल रहा है, आगे क्या पढ़ना है, होश हवास नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो क्या है, कितना है, कब कितना पढ़ चुके हैं, आगे क्या पढ़ना है, इसका भी आइडिया होना चाहिए। और इस तरह से पढ़ना है कि हम दूसरों को पढ़ा सकें। इंग्लिश इज़ वेरी वेरी ईजी, बहुत आसान है। मैंने सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है, जिनको इंग्लिश में होपलेस थे, जिनको लगता था इंग्लिश बहुत भारी है, भाई मुझसे ना हो पाएगा। इंग्लिश इतना आसान है ना, इट्स सो ईजी कि एनीबडी कैन डू इट। कोई भी आदमी अंग्रेजी का उस्ताद बन सकता है। हाँ, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है। ये वक्त मांगता है कि हमको वक्त दीजिए। इंग्लिश सीखने के लिए वक्त की ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ आपको उठना बैठना सुनना बोलना पड़ेगा, मोहब्बत करनी पड़ेगी उससे। तो अगर IPL देख रहे हैं तो इंग्लिश में कमेंट्री सुनिए। फिल्मी गपशप की मैगजीन या कोई कार्टून चैनल देखना है, मोटू पतलू कोई कार्टून प्रोग्राम है उसको इंग्लिश में देखिए। जो भी करना हो इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में सुनिए। ठीक है? सो आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।